उनके साथ भी भेदभाव किया गया, उनको भी निकाला गया। जब ये मामला जो हद से बढ़ गया, मैंने इस मामले को उठाया और बार बार लोग कह रहे थे कि हम कई बार अनुराग ठाकुर को मिले। अनुराग ठाकुर जी ने इस बात को स्वीकार भी किया। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां मिलें क्या, वहाँ यहाँ जो और भ्रष्टाचार हो लगा, एक भ्रष्टाचार नहीं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार एनआईटी में हुआ है। जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अनुराग ठाकुर जी गहरी नींद से उठे। ये वही धूमल परिवार है जिसके आप बहुत क्लोज रह चुके हैं। 2002 से लेकर 2007 तक आप धूमल परिवार के साथ थे। धूमल जी के राइट हैंड आपको बोला जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस रिलेशन में दरार आ गई? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कई तरह की चीजें होती हैं। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरा तो सुजानपुर चुनाव क्षेत्र था, 2012 में यहाँ से विधायक बना था। तो धूमल साहब हमीरपुर से विधायक थे, तो धूमल साहब राजेंद्र राणा को हराने के लिए सुजानपुर आए थे। मैं तो उनको हराने के लिए हमीरपुर नहीं गया। सर, जो आपकी जीत थी वो ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है, पूरे देश में उसकी चर्चा थी। लेकिन फिर भी जो आज आपकी कांग्रेस पार्टी हर जगह अपनी पकड़ खो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग वापसी कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास बड़ा लंबा है और जहाँ तक वापसी की बात है, मेरा ये ध्यान रिकॉर्ड करके जाना कि आने वाला 2022 में जो चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो दीपक है, दिया, वो कोसों कोसों दूर नजर आएगा। मेरा कहने का बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगली बार 2022 में ढूंढे कहीं मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी आएगी, डंके की चोट पर आएगी। क्योंकि 2012 से लेकर 2017 के बीच में हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही और इस सरकार में कितने काम हुए। आप सुजानपुर की बात पहले सुजानपुर से शुरू करते हैं कि 2012 से 17 तक कितने काम हुए, वो पूरा सुजानपुर जानता है। पर 2017 से 2020 तक एक ईंट भी अगर ये सिटिंग गवर्नमेंट भाजपा की सरकार बता दे कि हमने नई ईंट एक लगाई है, तो मुझे बताएं, मैं मान जाऊंगा कि इन्होंने एक ईंट लगा दी है। कोविड-19 महामारी ने आज पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। आज हमारे साथ हैं यहाँ के लोकप्रिय विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र राणा जी। सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं इनसे यहाँ के हालातों के बारे में। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो लॉकडाउन का जो पीरियड था वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर आया था और आपने एक विधायक होने के नाते कैसे उस चुनौती को हैंडल किया? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि है जी, और यहाँ लोग देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, देवता यहाँ वास करते हैं। और यहाँ पर कोविड-19 के दौरान 8 मौतें हुई जी, और जो मौतें हुई हैं वो सभी क्रोनिक पेशेंट थे। कोई किडनी का पेशेंट था, कोई हार्ट का पेशेंट था, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे थे जी। और हिमाचल प्रदेश कुल मिला के ठीक रहा है क्योंकि यहाँ एक तो यहाँ घर अलग अलग हैं जी, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ओके। वहीं पर जहाँ तक सुजानपुर चुनाव क्षेत्र की अगर बात मैं करूँ तो पिछले 2-2.5 महीने में मैं इस चुनाव क्षेत्र के हर गांव में गया हूँ। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहाँ मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं गया हूँ। और इस दौरान जहाँ लोगों के हौसले जो है उनको बढ़ाया गया है, लोगों को इनकरेज किया गया है, वहीं पर मैंने अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर सभी जितने भी लोग मुझे मिले हैं इस दौरान उनको मैंने सैनिटाइजर उनको दिया है, मास्क दिए हैं, बच्चों को जूस पिलाया है और इस तरीके से लोगों को हौसले बढ़ाए हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है उसकी भी उनको जानकारी दी है। उसमें अभी हम हिमाचल प्रदेश के हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे जिनका सेवन करने से व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है और ये छोटी मोटी बीमारियों से दूर भी रहता है। कुल मिला के ये है कि सुजानपुर भी अच्छा रहा है। बाहर से जो लोग आए हैं, जो रेड जोन से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई बॉम्बे से आए हैं, वहाँ से पेशेंट जो पॉजिटिव आए हैं, परंतु अपना घर है उनका, हिमाचल अपना है, अपने घर में नहीं आएंगे तो कहाँ आए हैं। तो उनको क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया। अगर वो पॉजिटिव पाए गए तो उनको जो है हॉस्पिटल या क्वारंटाइन जहाँ भी आइसोलेशन सेंटर बनाए गए थे वहाँ पर उनको रखा गया।
सर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 20 लाख करोड़ के पैकेज अनाउंस किया है जनता के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी जनता को कोई फ़ायदा होता दिखा आपको? अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी जी और तब से लोग बैंकों के चक्कर भी लगा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैसे भेजे हैं। अभी तक डायरेक्ट तौर पर मैं अगर मैं ये कहूँ तो इस चुनाव क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में जी लोगों को कहीं भी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की जो घोषणा हुई है, क्या वो कागजों में घोषणा है या जवानी घोषणा है, धरातल पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ उतरा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान लोगों ने जी दान देने वालों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, आम आदमी ने अपनी सैलरी कटवा के और दान दे के प्रधानमंत्री कोष में भी और मुख्यमंत्री कोष में भी जी धन दिया है। बड़े बड़े, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के करोड़ों मजदूर जो थे जी वो एक हज़ार किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक पैदल निकले। सरकार को चाहिए था कि इस मुसीबत की घड़ी में अगर इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो उस पैसे का सही इस्तेमाल लोगों की सेवा में लगाते। सर, आप नीतियों से संतुष्ट नहीं है? मतलब अभी भाजपा की सरकार है प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कि वो सही चल रही है अभी कोविड-19 महामारी को रोकने में? देखिए, ऐसा है, कोविड-19 तो अभी 3 महीने हुए जी और इन 3 महीनों के दौरान जहां आप माननीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, जी इस दौरान देश का अर्थव्यवस्था का पहले ही भट्ठा बैठ गया था, अब जी। और ज़्यादा बैठ गया। ओके आज आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश की आप बात पूछ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 महीने की बात आप छोड़िए, उससे पहले भी 2.5 साल इसको सरकार को हो गए। विकास के नाम पर शून्य है, एक भी काम कोई सरकार दावा नहीं कर सकती कि हमने इस 2.5 साल में कोई नया काम किया है। और अभी जो है इस सरकार ने इवन की एमएलएस की सैलरी जो है वो 100% उसको डिडक्ट कर रहे हैं ताकि लोगों के काम आए। कोई बात नहीं, किसी एमएलए को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। जी इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो सरकार ने खड़ी कर दी है कि एमएलए को विधायक निधि मिलती थी, डेवलपमेंट फंड मिलते थे, वो सारे के सारे फ्रीज कर दिए। फ्रीज इसलिए किए कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी 2 साल के लिए जो है एमपी लेड फंड जो है वो फ्रीज कर दिया गया जी और हमारे मुख्यमंत्री ने भी कर दिया। मेरा प्रश्न ये है कि मेंबर पार्लियामेंट डायरेक्ट पब्लिक के लिए जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह एमएलए होता है। और जब भी एमपी चुनाव लड़ता है तो एमएलए या वहाँ के लोकल लीडर जो है उसको मैनेज करते हैं। मुझे लगता है कि एमएलए को अगर सरकार जो है ये वर्षों से एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि एमएलए को पैसा जो दिया जाता था वो गांव के छोटे छोटे काम, जैसे किसी का सड़क है, किसी का डंगा है, किसी का रास्ता है, किसी का छोटा भवन है, इसके लिए डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा दिया जाता है। तो वो एमएलए उनको, क्योंकि लोग एमएलए के पास आते हैं, लोग एमएलए के इसलिए आते हैं कि एमएलए अपनी चुनाव क्षेत्र का एक एक चीज से वाकिफ होता है, एक एक गली से वाकिफ। वो सारे पैसे फ्रीज कर दिए गए, डेवलपमेंट के सारे काम बंद कर दिए गए हैं, सड़कों की हालत जो है खस्ता हो गई है। इसलिए कोविड-19 के दौरान मैं ये कहूँ कि हिमाचल प्रदेश में पहले भी कोई विकास नहीं हो रहा था, कोविड-19 में तो उम्मीद नहीं की जा सकती। ये भविष्य में भी इस सरकार से कोई भी हिमाचल प्रदेश का कोई भी नागरिक जो है विकास की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा है। सर, सुजानपुर की जनता के दिलों में राज करते हैं आप, लेकिन कोविड-19 महामारी में जो मुसीबतें आई हैं, जब जनता को एक उम्मीद होती है अपने नेता की तरफ से, एक विधायक, एक लोकप्रिय विधायक होने के नाते आपने स्पेशल क्या किया यहाँ की जनता के लिए? देखिए, विधायक के नाते मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोविड-19 के दौरान हमने लोगों से मिले हैं और मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में, मुझे नहीं, मैं किसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कौन गया कौन नहीं गया। हमारे माननीय सांसद भी यहाँ से श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी हैं, तो 6 महीने से लोग उनके चेहरे को देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। वो चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर रोज लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों के हौसलों को बढ़ाता हूँ और लोगों के छोटे मोटे काम जो है उनको चलते फिरते जहाँ भी मैं करता हूँ। और इसके अलावा भी मेरे चुनाव क्षेत्र के, मेरे हिमाचल प्रदेश के लोग, जैसे आपके पंजाब में, आपके चंडीगढ़ में, आपके हरियाणा में, जहाँ जहाँ भी फंसे थे, मुझे प्रदेश की हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी तय की गई थी कि कोविड-19 में जो लोग फंस गए हैं उनकी मदद करिए। और हमने पूरे पंजाब में, हिमाचल, हरियाणा में, चंडीगढ़ में जो लोग फंसे थे उनकी जितनी मदद कर सकते हैं हमने करी है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि हर जगह अनुराग ठाकुर जी का नाम लिया जाता है। अगर एनआईटी का मुद्दा देखें, आपने कहा कि एनआईटी बना भ्रष्टाचार का अड्डा, लेकिन साथ में अनुराग ठाकुर जी का नाम भी लिया जाता है कि उन्होंने शादी चुप्पी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। क्या लगता है आपको कि मेंबर पार्लियामेंट के नाते
उनकी जो अपना संसदीय क्षेत्र है जी उनके लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है। नहीं सर, उन्होंने ही इस मुद्दे को अब दिल्ली तक पहुंचाया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी पिछले साल अक्टूबर में ये मुद्दा उठा था, जी जब हिमाचल प्रदेश के नौजवान, जी पढ़े लिखे नौजवान, टेक्निकल जिन लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां करी हैं, जी क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों को जब वर्षों से यहाँ नौकरियां मिलती है, संस्थान NIT हिमाचल में है, जी तो प्राथमिकता भी हिमाचल के लोगों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल हिमाचल के नौजवान वो जो मेरिटोरियस थे, जो मेरिट में आ रहे थे, उनको भी दरकिनार करके बाहर के राज्यों के लोग जो हैं उनकी भर्ती की गई। एक ही बिरादरी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखे गए। इस मुद्दे को मैं बार बार उठाता रहा। NIT में जो लोकल लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी भेदभाव किया गया, उनको भी निकाला गया। जब ये मामला जो हद से बढ़ गया, मैंने इस मामले को उठाया और बार बार लोग कह रहे थे कि हम कई बार अनुराग ठाकुर को मिले हैं। अनुराग ठाकुर जी ने इस बात को स्वीकार भी किया कि कई बार मुझे लोग मिले हैं। अगर कई बार लोग मिले थे तो क्या उनके अपने लोग थे? क्या वो नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां मिलें? क्या वहाँ यहाँ जो और भ्रष्टाचार हो लगा, एक भ्रष्टाचार नहीं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार NIT में हुआ है। जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अनुराग ठाकुर जी गहरी नींद से उठे और फिर जाके कहते हैं कि वो HRD मिनिस्टर से मिले और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कराई जाएगी। मैंने भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है और मैंने HRD मिनिस्ट्री को भी लिखा है। मैं NITs, ऑल इंडिया के NITs के जो चेयरमैन हैं उनको भी खत लिखा है कि ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं और इस भ्रष्टाचार से जहाँ हिमाचल प्रदेश में लोग जो हैं इस बात को जो है इस बात से जो है काफ़ी परेशान हैं। वहीं पर नौजवान जो इसलिए परेशान है कि उनके जो हक हैं उनको डाका डाला जा रहा है, उन पर डाका डाला जा रहा है और उनके हक हकूक जो उनके अधिकार थे, उनको बनता था, मेरिट में भी आते हैं, तो उनके साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है बड़ी देर के बाद जागे हैं। और एक बार उनकी स्टेटमेंट आई है कि मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। अब इंक्वायरी कब होगी, कब कराई जाएगी, मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि CBI से इसकी जांच करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सर, ये वही धूमल परिवार है जिसके आप बहुत क्लोज रह चुके हैं। 2002 से लेकर 2007 तक आप धूमल परिवार के साथ थे। धूमल जी के राइट हैंड आपको बोला जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस रिलेशन में दरार आ गई? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कई तरह की चीज़ें होती हैं। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए जब तक उनके साथ रहे, अच्छे संबंध के साथ रहे, अब भी उनके साथ नहीं है तो वो मेरे कोई विरोधी नहीं है, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। राजनीति में हम एक दूसरे के, हमारे अलग अलग पार्टीज़ हैं, हमारा अपना अपना एजेंडा है, तो मैं धूमल साहब का मैंने कभी विरोध नहीं किया। अब चुनाव की बात आती है कि लोगों ने कहा कि आपने सुजानपुर से प्रेम कुमार धूमल जी को हरा दिया। मैंने कहा जी, मैंने धूमल साहब को कहा है, मैंने उनके अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ा। मेरा तो सुजानपुर चुनाव क्षेत्र था, 2012 में यहाँ से विधायक बना था, तो धूमल साहब हमीरपुर से विधायक थे, तो धूमल साहब राजेंद्र राणा को हराने के लिए सुजानपुर आए थे, मैं तो उनको हराने के लिए हमीरपुर नहीं गया। तो वो यहाँ आए, फैसला लोगों ने किया। सर, जो आपकी जीत थी वो ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है, पूरे देश में उसकी चर्चा थी, लेकिन फिर भी जो आज आपकी कांग्रेस पार्टी हर जगह अपनी पकड़ खो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग वापसी कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास बड़ा लंबा है और जहाँ तक वापसी की बात है, मेरा ये बयान रिकॉर्ड करके जाना कि आने वाला 2022 में जो चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो दीपक है, दिया, वो कोसों कोसों दूर नजर आएगा। मेरा ये बयान रिकॉर्ड करके जाना कि आने वाला 2022 में जो चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो दीपक है, दिया, वो कोसों कोसों दूर नजर आएगा। मेरा ये बयान रिकॉर्ड करके जाना कि आने वाला 2022 में जो चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो दीपक है, दिया, वो कोसों कोसों दूर नजर आएगा। मेरा कहने का बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगली बार 2022 में ढूंढे कहीं कहीं मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी आएगी, डंके की चोट पर आएगी, क्योंकि 2012 से लेकर 2017 के बीच में हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही और इस सरकार में
कितने काम हुए। आप सुजानपुर की बात पहले सुजानपुर से शुरू करते हैं कि 2012 से 17 तक कितने काम हुए वो पूरा सुजानपुर जानता है। पर 2017 से 2020 तक एक ईंट भी अगर ये सिटिंग गवर्नमेंट भाजपा की सरकार बता दे कि हमने नई ईंट एक लगाई है तो मुझे बताएं, मैं मान जाऊंगा कि इन्होंने एक ईंट लगा दी है। कोई काम नहीं हो रहा है। एक काम है सुजानपुर में इन्होंने किया कि जो डेवलपमेंट के काम राजा वीरभद्र सिंह के समय भी स्वीकृत हुए थे उनको भी रोकने का इन्होंने काम किया, उनको भी रोका जा रहा है, बाकी कोई इनका काम नहीं है। सर एक वीडियो हमने देखी जिसमें कोई विधानसभा का सेशन था जो खत्म होता है और सत्ता पक्ष डांस कर रहा होता है, नाच रहा है और साथ में विपक्ष बैठकर तालियां बजा रहा है। तो आप लोग संतुष्ट हैं? मतलब ऐसा क्या कर दिया था हिमाचल सरकार ने कि जो जश्न मनाया जा रहा था और विपक्ष उसको सपोर्ट कर रहा था? देखिए ऐसा है कि जो आपका प्रश्न है ये धर्मशाला में सेशन हुआ जी, और इस सेशन में मुख्यमंत्री जी ने एक डिनर रखा था, प्राइवेट डिनर। अब कोई आदमी प्राइवेट डिनर दे रहा है, उसमें हम लोग भी विपक्ष के विधायक भी उसमें उनको भी निमंत्रण दिया गया, हम लोग भी गए थे। हम वहाँ गए, हमने कुर्सियों पर बैठ के डांस जरूर देखा, परंतु डांस करने वाले जो थे वो सत्ता पक्ष के लोग थे और सत्ता पक्ष के लोग। सर आपने सपोर्ट किया, मतलब ऐसा संतुष्ट दिखे आप लोग? देखिए ऐसा है अपनी सरकार किसी भी पार्टी में, प्राइवेट पार्टी में, किसी की निजी पार्टी है, उसमें कोई डांस भी कर रहा है तो हमें किस बात की आपत्ति है? कोई सरकार का कोई इसमें प्रदेश की जनता को कोई नुकसान हो रहा है तो सत्ता पक्ष के लोग नाच रहे हैं, सत्ता का नशा है, सत्ता के नशे में खुशी मना रहे हैं तो हमें किस बात की आपत्ति है? कोई इसमें इशू नहीं है। सर जो आपका क्षेत्र है कि वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो आपके पास और क्या योजनाएं हैं इसके लिए या क्या सपने संजोए हुए हैं आपने इसकी डेवलपमेंट के लिए? देखिए सुजानपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है सुजानपुर का, चाहे महाराजा संसार चंद की विरासत है, नगरी है, और चाहे सैनिक स्कूल, साथ में सैनिक स्कूल के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। राजनीति के इतिहास भी इस चुनाव क्षेत्र में नहीं लिखा है। अभी तो 2012 से 17 तक सुजानपुर में SDM का नया हमने दफ्तर खुलवाया। आप देखिए कि वहाँ पर हमने मिनी सेक्रेटरीट खड़ा कर दिया जो कि हमीरपुर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से भी बड़ा बना है। कॉलेज की बिल्डिंग वहाँ बनाई, ITI के भवन वहाँ बनाए, पानी की स्कीमें बनाई, गांव-गांव में सड़कें पहुँचाई। परंतु मुझे अफसोस है कि सरकार ने उस काम को बढ़ाने के बजाय वहीं पर रोक दिया। आने वाले समय में बहुत कुछ यहाँ पर किया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा। उसके लिए हम पूरी मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं और जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा काम तुरंत हम यहाँ पर शुरू करेंगे। आप मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा आने वाले इलेक्शन? मैं मानता नहीं हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, मुझे 100% विश्वास है और मुझे जनता पर भी विश्वास है और लोग कह भी रहे हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे जो राजेंद्र राणा जी पहले थे, आज जो आपने मुकाम हासिल किया है वो मुकाम बहुत ही कम लोगों को मिलता है। अगर मैं ये कहूँ कि आप यहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, तो इसके पीछे क्या राज क्या है? देखिए ऐसा है कि अगर लोगों की आप उनके साथ मिलते हैं, उनसे आप प्रेम करते हैं, उनके काम करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। इस चुनाव क्षेत्र में मैं एक और बड़ी बात कह रहा हूँ कि जब मैं राजनीति में आया था तो मेरा एक सपना था। मेरा ये सपना था कि सत्ता, राजनीति और विधायक क्या जिम्मेदारियाँ हैं उसके मायने बदलने हैं और मैंने मायने बदले। आप इस चुनाव क्षेत्र में किसी भी घर में जाइए, सब बीजेपी के घर लोग जो उनके घरों में जाइए, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि राजेंद्र राणा ने कभी भेदभाव किया। ना कभी मैंने जाति पूछी, ना कभी मैंने धर्म पूछा, ना किसी का मजहब पूछा, ना मैंने किसी की पार्टी पूछी। जो मेरे पास आया मैंने उसकी सेवा की। मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई विवाद हो जाए, मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना घट जाए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। कोई आदमी ये नहीं कह सकता और मैं सब लोगों के पास जाता हूँ। कोई पार्टी यहाँ मेरे लिए सब लोग सुजानपुर के जो हैं, जो मुझे चुनाव जिताते हैं, मेरे लिए परिवार से ज़्यादा है। मैं परिवार की तरह इनको ट्रीट करता हूँ। कोई बीमार हो जाए तो उसकी क्या मदद करनी है, कोई घटना घट जाए तो वहाँ पर जाके पहुँचना है तो उनका क्या सहयोग करना है, ये मैं सब लोगों से मिलता हूँ। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि लोगों ने मुझे इस से बहुत ज़्यादा स्नेह जो है लोगों ने दिया। आज हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र राणा जी। राजेंद्र राणा जी ने बताया कि वो हर समय जनता की सेवा में खड़े हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी उन्होंने दिन रात जनता की सेवा की है। और नो डाउट अगर चाहे सुख हो चाहे दुख, राजेंद्र राणा जी को जनता के साथ हमेशा ही खड़े देखा जा सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ये जनता के दिलों में बसे रहें। मैं सानिया शर्मा, कैमरामैन विशाल के साथ हमीरपुर से।